हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास फॉर स्कूल.com। तो हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, हम लोगों ने वहां पे एक डेरिवेशन देखा था जो था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए। हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, वो था अक्षीय स्थिति में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विध्रुव आघूर्ण के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में। देखो, हिंदी में सब जो निरीक्षीय समझ में नहीं आता है, लेकिन हम लोग बात करेंगे तो ये क्या होता है निरीक्षीय का मतलब ऐसा कोई पॉइंट जो द्विध्रुव आघूर्ण के लंबवत स्थिति में हो। ठीक है ना, हम लोग उसी को बोलते हैं निरीक्षीय स्थिति। और इसके बाद जो हमारा लास्ट डेरिवेशन होगा द्विध्रुव आघूर्ण से रिलेटेड, वो होगा किसी भी बिंदु पर, अर्थात वो ना तो अच्छी स्थिति पे होगा और ना ही वो निरीक्षीय स्थिति में होगा, वो होगा केवल किसी भी बिंदु पर, अर्थात इन दोनों को छोड़कर वह किसी भी बिंदु पर आप स्वतंत्र होंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में। द्विध्रुव द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में। हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, जानते हैं कि जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो माइनस क्यू से लेकर के प्लस क्यू तक होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, ये हम लोगों का चित्र होगा, चित्र इस तरह से माइनस क्यू से लेकर के ये क्या हो जाएगा प्लस क्यू तक। हम लोगों को ये भी पता है इसकी टोटल लेंथ अर्थात कुल दूरी कितनी होती है, इसकी दूरी हम लोग विजुअल मेजर करते हैं, लेते हैं, वो होता है 2l। ठीक है ना, हम लोग जितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, वो सारा का सारा वैद्युत क्षेत्र हम लोग कहां से ले लेते हैं? उस द्विध्रुव आघूर्ण के केंद्र से। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं इस द्विध्रुव आघूर्ण का जो केंद्र होगा वो हो जाएगा हम लोग O। ठीक है, तो लेंथ भी इसकी आधी हो जाएगी जब ये इसके सेंटर पे, तो ये हो जाएगा L, तो ये भी कितना हो गया अपना L हो गया। ठीक है ना, अच्छी स्थिति में तो इसके अक्ष पे ही था। ठीक है ना, अब हम लोग बात करने वाले हैं निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि ऐसा एक बिंदु लें जो इस द्विध्रुव आघूर्ण के कैसा हो? लंबवत। तो लंबवत ये भी है, लंबवत ये भी है, हम लोग ये वाला लंबवत ले लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो लंबवत दूरी लेंगे, हम लोग जो भी दूरी लेते हैं जिसपे भी हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? आर दूरी मेजर करते हैं, अर्थात आर दूरी हम लोग मानते हैं। तो यहाँ बिंदु O से लेकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से दूरी R मान सकते हैं, और इस R दूरी पर कोई बिंदु हम लोगों का क्या होगा? C होगा, जिस पर हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो करना क्या है, इस C को इस माइनस क्यू से मिला दे, चलो इसका भी नाम दे देते हैं A और B। ठीक है ना, इसको इससे मिला देते हैं, ये रहा C से अपना A मिल गया, मिला दिया गया। ठीक है ना, अब उसी प्रकार हम लोग C से किसको मिला दें? B को, तो ये C से अपना B मिल गया। ठीक है ना, चलिए ध्यान से देखना, ये एंगल कितना है? थीटा। ये भी एंगल कितना है? थीटा। अगर देखा जाए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, वहां से O A C O C O B, ये दोनों के दोनों क्या है? समकोण त्रिभुज है। अगर ये दोनों समकोण त्रिभुज है तो ये दोनों समरूप दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, और ये दूरी कितनी है? बीच की दूरी इनकी R है। ठीक है ना, देखो अगर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु O से बिंदु C पर ज्ञात करने का प्रयास करें, तो क्या हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पॉइंट पे मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि दूरी तो पता है, लेकिन क्या नहीं पता है यहाँ पे हम लोगों को न C पर आवेश है और ना ही बिंदु O पर आवेश है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें आवेश और दूरी दोनों पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, बिंदु A पर आवेश है, क्या है? माइनस Q। बिंदु B पर भी आवेश है, प्लस Q। ठीक है ना, तो हम लोग A से लेकर के C पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें दूरी चाहिए। तो हम लोग क्या देखते हैं, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये समकोण का क्या है, लंब, ये क्या है, आधार। तो बताओ AC क्या हो जाएगा, इसका कर्ण हो जाएगा। और हम लोग पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार जानते हैं कि पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग क्या होता है, बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहां से जो हम लोग AC निकालने का प्रयास करेंगे वो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, टोटल का कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हम लोग नहीं लगा करके इसको केवल AC लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, को भी किसमें, रूट में। सेम चीज यहाँ भी है, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के बराबर है। यहाँ भी दूरी r है, ये l है, तो बताओ ये भी कितना हो जाएगा, उतना ही होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर किसमें, रूट में। ये किस नियम से आया, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए हम लोगों को ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस माइनस और इस प्लस के कारण बिंदु C पर। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करते हैं, तो वहां पे जो अपना वैद्युत क्षेत्र एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। और ये सदिश राशि क्या होगी, जब लंबवत स्थिति में होगी तो ये दो घटकों में वियोजित होती है। जो सदिश होते हैं ये दो ही घटक में वियोजित होते हैं, एक तो होता है इनका क्षैतिज घटक और एक होता है इनका लंबवत घटक, ठीक है ना। लंबवत घटक का मतलब होगा साइन के फॉर्म में टूटेगा और जो इसका क्षैतिज घटक होगा वो कॉस के फॉर्म में टूटेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बार इस माइनस क्यू के इस पर इसको घटकों में तोड़ेंगे और एक बार इस प्लस क्यू के कारण बिंदु C पर इसको घटकों में तोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चलिए एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे घटकों में वियोजित करते हैं। जो ये माइनस क्यू है, ठीक है ना, ये माइनस क्यू के कारण ये क्या करेगा, ये घटकों में वियोजित होगा। तो इसका एक घटक क्या होगा, लंबवत, इस द्विध्रुव आघूर्ण के क्या होगा, लंबवत। तो लंबवत घटक किसमें टूटेगा, ऊपर की तरफ टूटेगा, किसमें टूटेगा, ये टूटेगा E1 sin थीटा, किसमें टूट जाएगा। इसके लिए जो वैद्युत क्षेत्र हम लोगों को मिलेगा वो किससे मिलेगा, E1 sin थीटा। अब हम लोग बात करें इसके लिए जो क्षैतिज घटक होगा अर्थात इस द्विध्रुव आघूर्ण के पैरेलल, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके पैरेलल मतलब हो जाएगा ये इस तरफ टूटेगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E1 cos थीटा। हम लोगों को इस माइनस क्यू के कारण हम लोगों ने यहाँ पे इसको घटकों में वियोजित किया। इसका लंबवत घटक इसके क्या हो गया, E1 sin थीटा, और इसका क्षैतिज घटक क्या हो गया, E1 cos थीटा। चलिए अब बारी किसकी है, अब बारी हम लोग किसके हैं, अब इस प्लस क्यू पर चलेंगे, ठीक है ना। अब इस प्लस क्यू के कारण हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए भी ये दो फॉर्म में टूटेगा। तो प्लस क्यू का जो लंबवत घटक होगा वो नीचे की ओर होगा, ये हो जाएगा E2 sin थीटा। इसके लिए E1 मिला, इसके लिए क्या मिलेगा, E2। अब हम लोग देखेंगे क्या, इसका भी क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, इसी के डायरेक्शन में होगा। तो ये इसका जो क्षैतिज घटक हो जाएगा वो हो जाएगा E2 cos थीटा। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, E1 cos थीटा और E1 cos थीटा, E1 sin थीटा, ये किसके घटक हैं, ये माइनस क्यू के घटक हैं। E2 sin थीटा और E2 cos थीटा ये किसके घटक है, ये है प्लस क्यू के घटक है, ठीक है ना। अब हम लोग को बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र चाहिए, और वैद्युत क्षेत्र जो होती है वो सदिश राशि है। और हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर यहाँ पे माइनस क्यू के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र निकाले और तथा प्लस क्यू के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र निकाले, तो ये परिमाण में क्या है, एक दूसरे के बराबर है। कैसे, इनकी दूरी जितना इसका दूरी है वही दूरी इसका भी है, वो जितना आवेश इसके पास है उतना ही आवेश इसके पास है। परिमाण में माइनस प्लस डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि परिमाण का मतलब होता है उसका मापांक, और मापांक में क्या होता है, सब एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर, लेकिन इनकी दिशाएं अलग अलग हैं, ठीक है ना। अगर दिशाएं देखें तो यहाँ पे हमें दो दिख रही है, एक इसका लंबवत घटक दिख रहा है और एक इसका क्षैतिज घटक दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इस बिंदु C पर हम लोगों को दो जगह वैद्युत क्षेत्र मिल रहा है, एक तो मिल रहा है लंबवत घटक में और एक मिल रहा है हम लोगों को क्षैतिज घटक में, ठीक है ना। आओ देखते हैं कहाँ कैसे मिलो हम लोगों को यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र मिलेगा। अगर देखें तो E1 और E2 ये दोनों एक दूसरे के परिमाण में क्या है, बराबर है।
जितनी वैल्यू E1 की होगी उतनी ही वैल्यू किसकी होगी, E2 की। तो यहाँ पर जो देखें, अगर वैद्युत क्षेत्र परिमाण में एक दूसरे के बराबर है तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा ये क्या है, परिमाण में बराबर, तो दिशा में कैसे है, विपरीत है। एक ऊपर है तो एक कैसा है, नीचे है। अगर एक ऊपर है एक नीचे है तो दिशाओं में दोनों क्या है, दूसरे की विपरीत है, परिमाण में बराबर। तो ये बताओ क्या हो जाएंगे, जुड़ करके एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। क्योंकि हम लोगों ने सदिश राशि में पढ़ा है, अगर दो सदिश राशियां एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो जुड़ने के बजाय क्या होते हैं, घट जाते हैं। और घटने की बजाय इनका रिजल्टेंट क्या मिलेगा, लंबवत पे 0 मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है, हम लोगों को एक पॉइंट से छुटकारा मिला। इसका लंबवत घटक हम लोगों से पूछा जाएगा कि इसके लंबवत घटक में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, इसके लंबवत घटक में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है कितना, 0। ठीक है ना। अब चलिए हम लोगों की बारी किस पर है, ये क्षैतिज घटक के लिए। किसके लिए है, क्षैतिज घटक के लिए। तो क्षैतिज घटक के लिए देखें तो E2 cos थीटा और E1 cos थीटा दोनों का डायरेक्शन एक ही है। अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो ये बताओ दोनों क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। अर्थात E2 cos थीटा और E1 cos थीटा एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, अर्थात ये एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। तो वैद्युत क्षेत्र हम लोगों को कहां मिलेगा, हम लोगों को जो वैद्युत क्षेत्र दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कहां पे, इसके क्षैतिज घटक में दिखाई दे रहा है, अर्थात क्षैतिज दिशा में दिखाई दे रहा है। इसके लंबवत पे हम लोगों को रिजल्टेंट क्या मिला, 0 मिला, अर्थात 0 मिला। ठीक है। तो हम लोगों को यह पता चल गया कि इस वैद्युत क्षेत्र कहां मिलेगा, क्षैतिज में। अगर देखिए ये इसका क्षैतिज है, इसका लंबवत है, तो हम लोग जो देखते हैं इसका परिमाण निकालने वाला जो फार्मूला होता है वो कुछ ये होता है। अर्थात ये एंगल हम लोग क्या मान लेते हैं, ये एंगल भी मान लेते हैं थीटा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग परिमाण निकालना जानते हैं। ठीक है ना। और परिमाण कैसे निकालते हैं, लंबवत का स्क्वायर प्लस क्षैतिज का स्क्वायर, और स्क्वायर लेकर इसको हम लोग किस में डाल देते हैं, रूट में डाल देते हैं। तो इसका स्क्वायर तो 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, अर्थात इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और इसका स्क्वायर रूट लेकर के हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर भी करेंगे, रूट भी लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। तो अंदर क्या मिलेगा, E2 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये रहा हम लोगों का चित्र। हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को अब यहाँ पर इसके लैंग्वेज लिखने हैं। लैंग्वेज भी बहुत ही आसान है, इसके पहले जैसे लैंग्वेज था, बस अंतर क्या है, जहां पे हम लोगों ने अच्छी किया था तो वहीं पे हम लोग क्या कर देंगे, वृक्षी। तो क्या हो जाएगा, माना कोई द्विध्रुव आघूर्ण P है जिसके बीच की दूरी कितनी होती है, 2L होती है। द्विध्रुव आघूर्ण के केंद्र कौन सा है, O। तो इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण के केंद्र O से निरक्षीय रेखा पर R दूरी पर स्थित बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना। तो एक एक पॉइंट ध्यान देना, इसमें लैंग्वेज ज्यादा है। लास्ट में हम लोग क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व से ज्यादा यहाँ पे लैंग्वेज मैटर करता है, क्योंकि आगे चल करके हम लोग यहाँ पे जो अपना लंबवत घटक है और ये क्षैतिज घटक है, इसमें से कौन निरस्त कर रहा है, कौन जुड़ करके हमें वैद्युत क्षेत्र प्रदान करेगा, हम लोग उसके लिए देखेंगे। तो यहाँ हम लोग इसके लिए लैंग्वेज लिखने चल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, माना माना कोई द्विध्रुव आघूर्ण P है जिसके बीच की दूरी, जिसके बीच की दूरी 2L है। द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण के, द्विध्रुव आघूर्ण के केंद्र, द्विध्रुव आघूर्ण के केंद्र O से निरक्षीय 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 रेखा से R दूरी पर स्थित बिंदु C पर वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। चलिए एक एक स्टेप हम लोग लिखना प्रारंभ करेंगे। यहां पे हम लोगों को चित्र में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ये जो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में है, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये पाइथागोरस के प्रमेय से ए और सी के मतलब इनके बीच की दूरी है। और चित्र से देखा जाए तो AC बराबर क्या है, BC, अर्थात दोनों का जो दूरी है वो दूरी क्या है, बराबर है। तो यहां से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, यहां से लिखेंगे चित्र से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है कि AC बराबर BC बराबर कितना हो जाएगा, इसकी दूरी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और ये कैसे आया, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, जिससे कि आपको कभी दिक्कत ना होगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपना कैसे आया, तो पाइथागोरस प्रमेय से। ओके, चलिए ये तो समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, एक बार माइनस क्यू के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे और एक बार प्लस क्यू के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे जो हम लोग इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो माइनस क्यू के लिए जब बिंदु सी पर निकालेंगे तो इसकी दिशा क्या होगी, सी से ए की ओर होगी। और जब हम लोग क्या करेंगे, प्लस क्यू के कारण इस पर बिंदु सी पर निकालेंगे तो इसकी दिशा हो जाएगी बी सी। हम लोगों को पता है जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो प्लस से माइनस, तो यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब है कि यहाँ पे प्लस है तो इसकी दिशा बी से सी, अगर यहाँ पे ये माइनस है इसकी दिशा क्या हो जाएगी, सी से ए की तरफ, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग इसको मानेंगे E1 और इसके लिए वैद्युत क्षेत्र क्या मानेंगे, E2, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, माइनस क्यू के कारण बिंदु सी पर, माइनस क्यू के कारण बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू के कारण बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 बराबर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोगों को पता है वैद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर। ये Q तो दिखाई दे रहा है, माइनस क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक कैसी राशि है, सदिश। ये माइनस के कारण ये माइनस नहीं होता है, हम लोग दिशा लिखेंगे, दिशा क्या होगी इसकी, सी से ए की ओर होगी, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q अपान क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। अच्छा बताओ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या रूट इसका गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, फार्मूला 1/4πε0 Q अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो आर कितना है यहाँ पे टोटल रूट वाला फंक्शन है, और जब हम लोग इस रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या होता है, वहां से हट जाता है, तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे थोड़ा सा चलते हैं, दिशा भी लिखते हैं ना, जो जरूरी है सबसे ज्यादा। दिशा क्या हो जाएगी, इसकी दिशा होगी सी से ए की ओर, तो यहां से लिख लेंगे हम लोग सी ए वेक्टर। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करें, यहां से E2 निकालें, अर्थात प्लस क्यू के कारण बिंदु सी पर हम लोग क्या निकालेंगे, E2 निकालेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस या प्लस क्यू के कारण बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा,
यहां से हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे प्लस क्यू के लिए E2, तो E2 बराबर होगा, दूरी वही है, आवेश Q है, दूरी जो इसके लिए था वो इसके लिए है, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि रूट हट गया यहां से, ठीक है ना। और दिशा क्या हो जाएगी इसकी, इसकी दिशा होगी B से C की ओर, ठीक है ना। चलिए यहां तक तो हम लोगों ने केवल माइनस क्यू के कण और प्लस क्यू के कण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला। तो यहां से हम लोग देखें तो ये परिमाण में एक दूसरे के बराबर है, ठीक है ना। परिमाण में दिशा मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। परिमाण में हम दिशा को छोड़ते हैं। देखिए E1 और E2 दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। जब ये परिमाण में एक दूसरे के बराबर हैं तो जो एक दिशा में होंगे वो जुड़ेंगे और जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे वो जुड़ करके क्या हो जाएंगे, जीरो देंगे। तो यहाँ अगर हम लोग चित्र को ध्यान से देखें, ये E1 sin थीटा और E2 sin थीटा ये क्या है, परिमाण में बराबर है और दिशा में एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए ये क्या करते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। और यहाँ पे अपना जो ये क्षैतिज घटक है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये क्या करते हैं, एक ही दिशा में होने के कारण ये क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। परिमाण में बराबर है और दिशा में क्या है, एक ही दिशा में, तो जुड़ करके हमें क्या करेंगे, यहीं पे हमें रिजल्टेंट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगा द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे और लैंग्वेज बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, लिख सकते हैं, इसलिए माड में E1 बराबर कितना, माड में E2, यही इसका परिमाण है। अच्छा माड क्यों लगाया, माड इस दिशा के लिए लगाया, ठीक है ना, क्योंकि इनकी दिशाएं क्या है, ये CA और ये BC, ठीक है ना। अगर माड के अंदर रख देंगे तो अगर ये माइनस भी होंगे एक दूसरे के लिए तो क्या हो जाएंगे, माड के अंदर ये जितने भी फंक्शन है क्या हो जाएंगे, बराबर। अर्थात कहने का मतलब है ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है, अर्थात इन दोनों का जो परिमाण होगा वो एक दूसरे के बराबर दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अब लैंग्वेज लिखेंगे, किसके लिए, जो आगे का इसका डेरिवेशन हम लोगों को करना है। तो यहाँ पे हम लोग अगर ध्यान से देखें तो लैंग्वेज हम लोगों का क्या होगा, अतः वैद्युत क्षेत्र को घटकों में वियोजित करने पर, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, उसका लंबवत घटक E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, ठीक है ना। क्या है, एक परिमाण में बराबर तथा दिशा में एक दूसरे के विपरीत है, अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, परंतु इनका जो क्षैतिज घटक है E2 cos थीटा तथा E1 cos थीटा दिशा में क्या होंगे, परिमाण में बराबर तथा दिशा में एक ही दिशा में है, जिसके कारण ये जुड़ करके हमें क्या प्रदान करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रदान करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लें, इसके आगे अतः के बाद क्या होगा, E1 तथा E2 वैद्युत क्षेत्र E1 तथा E2 को लंबवत घटक में वियोजित करने पर, अतः वैद्युत क्षेत्र E1 तथा E2 को घटकों में वियोजित करने पर इसका लंबवत घटक E1 sin थीटा E2 sin थीटा, लंबवत घटक E1 sin थीटा गामा E2 sin थीटा परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत होने के कारण
ये निरस्त हो जाते हैं, ये निरस्त हो जाते हैं। अतः वैद्युत क्षेत्र कितना हो गया? अतः लंबवत घटक पर वैद्युत क्षेत्र शून्य प्राप्त होगा। अतः लंबवत घटक पर वैद्युत क्षेत्र शून्य प्राप्त होगा। शून्य प्राप्त होगा, परंतु यहां पे हम लोग लिख सकते हैं E1 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे E1 साइन थीटा माइनस E1 E2 साइन थीटा जुड़ करके कितने रहेंगे? 0। परंतु इसका जो क्षैतिज घटक है, परंतु इसका क्षैतिज घटक, परंतु इसका क्षैतिज घटक एक ही दिशा में, होने के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र प्राप्त करेगा। ठीक है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र प्राप्त करेगा। तो यहां पे हम लोग अगर देखें, ये इसके छोटे से लैंग्वेज है, कहने का मतलब है जो हम लोगों ने इसको घटकों में भी योजित किया था, किसके कारण हुआ था ये? एक बार माइनस क्यू के कारण और एक बार किसके कारण? ये प्लस क्यू के कारण। ठीक है ना? अब ये हम लोगों का लैंग्वेज, इसके बाद ये लैंग्वेज हम लोगों का ये रहा। ठीक है ना? अब हम लोगों को करना क्या है? परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा E बराबर कितना हो जाएगा? E बराबर माड में E1 cos थीटा प्लस, क्योंकि ये दोनों क्या है? एक ही दिशा में, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस। कितना हो जाएगा? माड में E2 cos थीटा। परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होने वाला है? परिणामी वैद्युत क्षेत्र के क्षैतिज घटक में जो प्राप्त होगा वो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा प्लस इसलिए आया क्योंकि ये दोनों क्या है? एक ही दिशा में कार्यरत हैं और दोनों सदिश राशि होती है। ठीक है ना? और इसलिए यह क्या करेंगे? ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ करके हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र प्रदान करेंगे। अगर हम लोगों ने ये जो यहाँ पे लिखा था, इसलिए E1 माड में बराबर कितना? E2, तो हम लोग यहाँ E1 के स्थान पे या E2 के स्थान पे चाहे E1 लिख दें और चाहे E1 के स्थान पे E2 लिख दें, बात एक ही है। तो यहां से अगर देखें तो E2 भी किसके बराबर है? E1 के। तो E2 के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? E1 लिख सकते हैं ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम लोग इसके लिए वैल्यू उठा करके रख देंगे, चाहे आप माइनस क्यू के कारण लीजिए चाहे आप प्लस क्यू के कारण लीजिए, क्योंकि परिमाण में तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के बराबर। ठीक है ना? चलिए इतना आप नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा इधर बिठा के आगे लिखेंगे डेरिवेशन। यहां से क्या हो जाएगा? E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो E1 E2 एक दूसरे के बराबर हैं, तो यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं? E बराबर माड में E1 cos थीटा प्लस यहां से क्या हो जाएगा? E2 के स्थान पे E1 कर देंगे, तो E1 cos थीटा। अब दोनों एक दूसरे के बराबर है तो क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे ना, और जुड़ करके क्या हो जाएंगे? दो गुना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 माड में
E1 cos थीटा। चलिए यहां से हम लोगों को मिला 2 माड में E1 cos थीटा, और E1 की वैल्यू हम लोगों को पता है, हम लोगों ने निकाला है, वो क्या है 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये था E1 की वैल्यू, चाहे E1 और E2 सबकी वैल्यू बराबर थी। अब यहाँ पे ये मैटर करता है ये cos थीटा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा है, त्रिकोणमितीय फलन में sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा ये सब सारे मिलते हैं, ठीक है। इसके निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस का जो ट्रायंगल रूल होता है उसमें हम लोग कहते हैं कि लाल बट्टी कट्टा से याद रखते हैं कि sin थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ये अपना समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, ये लंब है, ये कर्ण है, और ये क्या है आधार है। ये एंगल कितना बना रहा है थीटा। तो यहां से जो cos थीटा होगा, चाहे इस ट्रायंगल की बात करें आप, चाहे इस ट्रायंगल की बात करें, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है बराबर, था दोनों में से किसी एक त्रिभुज की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो देखिए, तो जो cos थीटा होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है L, कर्ण कितना है आर स्क्वायर प्लस अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, होगी किसमें रूट में। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कितना हो जाएगा L अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए ये रूट में है ना, हम लोग चाहे तो रूट को पावर में चेंज कर दें। जब रूट को पावर में चेंज करते हैं तो ये क्या होता है, एक का आधा होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका पावर कितना हो जाएगा, इसका पावर 1/2, ठीक है ना। चलिए रूट की वजह हम लोगों ने क्या लिख दिया, इसको आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका पावर कितना हो गया 1/2। हम लोगों ने यहाँ पे रूट ना लगा करके 1/2 लिख दिया, ठीक है। हम लोगों को पता है मैथ में हम लोग पढ़ते हैं कि जब आधार समान होते हैं तो घातों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो इसका आधार कितना है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अच्छा इसका भी आधार कितना है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जब दोनों का आधार समान है तो इसकी घाते को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इसका घात कितना है 1, इसकी घात कितनी है 1/2। एक में अगर 1/2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 और 2QL। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2QL अपान कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, का होल पावर 3/2। हम लोगों को पता है 2QL, ये 2QL क्या है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर 3/2, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, ठीक है ना। अब हम लोगों को इस सूत्र में एक चीज यहां से हटाना है, वो क्या हटाना है, वो हम लोगों को हटाना है L, क्योंकि आपको पता है R की तुलना में L क्या होता है बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे इसका स्क्वायर है, और भी किसकी इसकी फॉर्म में, ठीक है ना। तो किसी चीज का छोटी चीज का हम लोग और छोटा करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, उसका स्क्वायर कर दीजिए वो और छोटा हो जाएगा, क्यूब कर दीजिए और छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे L क्या हो जाएगा R की तुलना में बहुत छोटा है, ये क्या हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में ये हट जाएगा, और उसके लिए क्या लिखेंगे R बहुत ज्यादा बड़ा है किससे L से। तो L को नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर जब L को नगण्य मान लेंगे तो L की तो वैल्यू यहां से हट जाएगी। तो यहां से हम लोग इसको देखें तो E बराबर मिलेगा हम लोगों को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर है P, नीचे कितना है देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर ये हट गया 0 हो गया, ठीक है ना, ये हट गया तो आर स्क्वायर होल पावर 3/2, तो 2 से 2 कटेगा तो बचेगा कितना इसका पावर 3 बचेगा ना। तो आर की घाते कितना हो गया 3। ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके लिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में होता है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान कितना R क्यूब, ठीक है।
कितना होता है, अब देखो अच्छी में कितना था 2p अपान आर क्यूब, वृक्षी में कितना होता है p अपान आर क्यूब। अगर दोनों में कल्पना की, दोनों का कंपेयर किया जाए, दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन होता है, तो ये देखें वो दो गुना होकर किसके बराबरी करेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है मजबूत कौन होता होता है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अच्छी स्थिति के ज्यादा मुकाबले क्या होती है, दो गुना अधिक होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका सदिश रूप क्या हो जाएगा, सदिश सदिश रूप, तो वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस पी वेक्टर अपान कितना हो जाएगा आर क्यूब, ठीक है। ये माइनस क्यों हमारे दिमाग में उठा, ये माइनस यहाँ पे क्यों लग गया, माइनस इसलिए लगा क्योंकि ये जो हम लोगों को क्षैतिज घटक मिल रहा है, ठीक है ना, ये जो वैद्युत क्षेत्र मिला, ये क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत है, ठीक है ना। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस, इसकी दिशा क्या है, प्लस से, अर्थात ये इधर की तरफ है, इसलिए प्लस से माइनस कहने का मतलब है वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता मिली है वो किसके लिए, किसके विपरीत, द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगा दिया है, माइनस। ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके रिस्पेक्ट में, वृत्तीय स्थिति में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर।